अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेट। और डेट के साथ हम बैड डेट्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके कॉजेज़ को भी डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं बैड डेट्स के, और इसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बैड डेट्स का, और एट द लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैड डेट्स। इन चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। आज की जो हमारी सबसे पहली टर्म है वो है डेट। डेट को अगर मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊँ एक स्टोरी की शेप में, ताकि आप इजीली समझ सकें। पहले इसको ब्रॉडर वे में बताऊँगा, फिर इसको मैं एक नैरो टर्म में बताऊँगा। नैरो टर्म मीन्स के सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस तक जो लिमिटेड है। तो अगर एक इंसान है जिसकी मलकियत में कोई चीज़ है, या जिसका ओनरशिप में कोई चीज़ है, कोई गाड़ी हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। कोई दूसरी कंपनी या बंदा आके उसे कहता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मैंने ख़रीदनी है, लेकिन पेमेंट मैंने इन फ्यूचर करनी है, अभी नहीं करनी। बेशक वो पैसा है, उसे पैसा कह देता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे चाहिए, मैं इन फ्यूचर तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। या फिर कोई चीज़ है वो मैंने लेनी है तुमसे, लेकिन इन कॉस्ट में उसकी इन फ्यूचर पे करूँगा, ठीक है। तो अब उसने वक्ती तौर पे चीज़ तो ले ली अपनी मलकियत में, लेकिन पैसे उसने इन फ्यूचर देने, तो इट मीन्स उसने क्रेडिट पे परचेज़ कर ली वो, ठीक है, क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है। अब जैसे हमने अकाउंटिंग एंट्रीज करते होते हैं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, वो भी यही चीज़ होती है। तो जब उसने क्रेडिट पे ले लिया, इन फ्यूचर पेमेंट करनी है, इट मीन्स वो डेट है ब्रॉडर वे में अगर देखा जाए, क्योंकि अपनी इन फ्यूचर पेमेंट करनी है। पैसे की अगर बात करें तो पैसे में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमने इन फ्यूचर तुमने पैसा रिटर्न करेंगे, ठीक है। और गाड़ी की सूरत में या फिर बिल्डिंग की सूरत में हम क्या कहते हैं कि गाड़ी तो नहीं रिटर्न करेंगे, इन फ्यूचर इसकी कॉस्ट तुम्हें पे कर देंगे, इन फ्यूचर करेंगे, ठीक है। तो इस सब को ब्रॉडर टर्म में डेट कहा जाता है, क्योंकि डेट के थ्रू भी बिज़नेस स्टार्ट होता है। कैसे? सपोज़ हमने गाड़ी का बिज़नेस करना है, हमारे पास पैसा नहीं है इतना, हमने गाड़ी की बुकिंग पे गाड़ी चलानी है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमने किसी से गाड़ी ले ली और कहा कि इन फ्यूचर तुम्हें पेमेंट करेंगे, या फिर हमने पैसे ले लिए और गाड़ी ख़रीद के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो इन फ्यूचर हमने उसको अपने कमा के उसमें से पैसे उसको वापस दे देने। तो ये हमने क्रेडिट पे काम स्टार्ट कर दिया, तो ये बेसिकली डेट ही है। अब अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगर हम बात करें कि डेट क्या चीज़ है, तो इट मीन्स जब एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है, तो जाहिर है उसको इतनी कोई छोटी सी तो ये गाड़ी चाहिए नहीं होगी, उसको अपने हिसाब से बिज़नेस करना होता है, उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंस को राइज़ करे, या फिर डेट के थ्रू करे। तो अगर डेट के थ्रू करना है तो वो बैंक से डायरेक्ट लोन भी लेती हैं कंपनीज़ कहीं जो होती हैं, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनको अगर डेट चाहिए हो तो मोस्टली क्या करती हैं, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती हैं। एक है बॉन्ड और एक है डिबेंचर। बॉन्ड एंड डिबेंचर बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब वो हथियार हैं जिनके थ्रू कर्जा लिया जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंड डिबेंचर पे मेरी एक अलग से वीडियो है जिसमें डिटेल से बताया मैंने कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स काम कैसे करते हैं। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर मार्केट में इशू कर देते हैं, लोग उसको परचेज़ करते हैं, जो भी परचेज़ करते हैं तो वो पैसा कंपनी के पास आ जाता है कर्ज़े के तौर पे, ठीक है। और वो लिमिटेड टाइम के लिए भी होता है, कुछ उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की, वो मैंने अलग वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो अब वो पैसा उनको इन फ्यूचर रिटर्न करना होता है उन कंपनीज़ ने, उन लोगों को जिन्होंने वो बॉन्ड्स परचेज़ किए, डिबेंचर परचेज़ किए, और इंटरेस्ट भी देना होता है, ठीक है, जो उस पर लिखा होता है एनुअली 10%। अगर 1 लाख का एक बॉन्ड है तो जिसने ख़रीदा है बॉन्ड, उसने 1 लाख रुपये अपने कंपनी को दे दिया। जब कंपनी को दे दिया तो कंपनी ने अगर 10% पे बॉन्ड सेल किया, तो इट मीन्स अगर 5 साल के लिए दिया है तो हर साल के एंड पे 10% वो इंटरेस्ट पे करेगी। कैसे? अगर 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये का बॉन्ड है, तो उसका 10% बनता है 10,000, तो 10,000 वो एनुअली उसको पे करेगी, और 5 साल के बाद पूरा 1 लाख का 1 लाख उसको वापस पे बैक करना होगा कंपनी को। तो ये बेसिकली उसे जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को, अगर वो डिसाइड करती है कि मैंने डेट के थ्रू फाइनेंस लेना है, फाइनेंस जनरेट करना है, तो फिर वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमेशा डेट क्या होता है कि जनरेटिंग फाइनेंस या इशुएंस ऑफ, या फिर राइजिंग ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इशुएंस तो टर्म इसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन राइजिंग हम कह सकते हैं, जनरेटिंग कह सकते हैं, कि राइजिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू इशूइंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। तो डिबेंचर बॉन्ड को जब इशू करके वो फाइनेंस को राइज करते हैं, फाइनेंस जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं फाइनेंस जनरेट? ताकि उससे इन्वेस्टमेंट कर सकें, इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉफिट कमा सकें। तो डेट क्या हुआ कि पैसे को जनरेट करना या राइज़ करना या फाइनेंस राइज़ करना थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, और इन फ्यूचर वो पैसा उन बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर जिन्होंने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स परचेज़ किए हुए हैं उनको रिटर्न किया जाता है, और उसकी कॉस्ट भी पे की जाती है, इंटरेस्ट या फिर मार्कअप की सूरत में। नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स एक प्योर
अकाउंटिंग टर्म है जिसका मोस्टली यूज़ आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ही मिलेगा। डेट फिर भी नॉर्मल लाइफ में कुछ हद तक यूज़ हो जाता है। तो बैड डेट्स को मैं आपको एक स्टोरी की मदद से समझाऊंगा कि आप अगर सपोज़ करें आप एज अ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी को लोन दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं देंगे, मींस कि हमेशा के लिए नहीं देंगे, आप लिमिटेड टाइम के लिए उसको देंगे। जब आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो आप इन फ्यूचर उससे रिटर्न बैक भी आपने करवाना है ना। तो उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में मोस्टली डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट नाम होते हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट हो गया। तो बेसिकली उनका काम क्या होता है कि जो आपने कर्ज़ा दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है, वो वक्त पे उनसे रिकवर करना, वो उन डिपार्टमेंट का काम होता है। इट मीन्स कि उन्होंने वापस उसको कलेक्ट करना होता है, वापस लेना होता है इन टाइम। उसके लिए बाकायदा कुछ बंदे भी उन्होंने हायर किए होते हैं, क्योंकि जो कंपनीज डेट देती हैं ना, जैसे बैंक्स हो गए, तो उनका काम ही होता है कि डेट देना, उससे इंटरेस्ट लेना, उस इंटरेस्ट से वो पैसा जनरेट कर रहे होते हैं, वो अर्निंग कर रहे होते हैं, उनका काम ही यही होता है। तो अब कुछ डेट्स जो होते हैं जो रिकवरेबल नहीं होते, अनरिकवरेबल होते हैं, ठीक है, या अनकोलेक्टेबल होते हैं, जिनका ये कंसिडर हो जाता है कि ये अब हमें पे बैक नहीं होंगे, ये हमें वापस नहीं मिलेंगे। उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। मुमकिन है कि जिसको हमने कर्ज़ा दिया है वो फ्रॉड करके भाग गया, हमें उसका पता ही नहीं, लेकिन मोस्टली इस तरह होता नहीं है क्योंकि हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही उसको लोन देते हैं। या फिर जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि आपने उसको लोन तो दे दिया, लेकिन इन फ्यूचर उसका बिज़नेस तबाह हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट के भी चल के मैं आगे आपको बताऊँगा। इवन इनफैक्ट मेरी इसकी एक वीडियो है भी, इसकी एक अलग पूरी डिटेल वीडियो है कि बैंकक्रप्सी क्या चीज़ है। तो बैंकक्रप्ट का शॉर्टली तो बता देता हूँ कि वो उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि अपने तमाम एसेट्स को बेच के वो अपने कर्ज़े उतार सके, ठीक है। जब इतना पैसा उसके पास नहीं बचता वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो अब बैंकक्रप्ट हो गया तो अब उससे पैसा दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। इट मीन्स वो अनकोलेक्टेबल या हम कह सकते हैं बैड डेट्स को कह सकते हैं सिंपल से, कि बैड डेट्स हो गई, अब वो हमें दोबारा रिकवर नहीं होगा पैसा। तो बैड डेट्स जब हो जाते हैं ना, तो इसकी दो ही रीज़न मोस्टली होती हैं कि या तो जिस इंसान को हमने कर्ज़ा दिया है वो अब इस काबिल नहीं रहा, कि जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो इस काबिल नहीं रहा कि हमारा पैसा वापस दे सके, या फिर उसकी इंटेंशंस ही नहीं है कि वो दोबारा हमें पैसा देना ही नहीं चाह रहा। ये दो रीज़न्स होती हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि हम बैड ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि बैड डेट्स होते हैं, अनरिकवरेबल होते हैं, और हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में इसको बैड डेट्स लिखते हैं और इसको एज अ लॉस ट्रीट कर रहे होते हैं कि अब ये हमारा लॉस हो चुका है, क्योंकि हमने सपोज़ के हमने पैसा दिया है तो ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब वापस रिकवर नहीं हो रहा पैसा, वो इट मीन्स हमारा लॉस है, हमारा इन्वेस्टमेंट में लॉस हो चुका है। तो इसको एज अ लॉस ही ट्रीट किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स में। अब जो मैंने रीजंस बताई दो के रीजंस क्या हैं बैड डेट्स की, जो कॉमन रीजंस है वो यही हैं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ ऑफ डेटर, के फाइनेंशियली वो किसी ट्रबल में फंस गया है जिसको हमने कर्जा दिया है। दूसरा बैड इंटेंशंस हैं, कि बैड इंटेंशंस हैं डेटर की, इसलिए वो पैसा वापस नहीं दे रहा। अब जो पहले रीज़न मैंने बताया कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डेटर, के वो फाइनेंशियली किसी ट्रबल में है, किसी डिफ़िकल्टी में फंसा हुआ है। पहली चीज़ क्या है इसमें हो सकती है कि लैक ऑफ इनकम, कि उसकी इनकम ही इतनी जनरेट नहीं हो रही कि वो अपना पैसा जो उसने कर्जे के तौर पे लिया है वो वापस पे बैक कर सके। पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस उसके सामने ऐसे आ गए हैं कि वो किसी डिज़ास्टर में फंस गया, कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि उसका पैसा ज़ाया हो रहा है या वो इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा है। इसका डेफिनेटली असर इनकम पे ही पड़ता है। फिर तीसरी चीज़ कि इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस कोई आ जाती है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की जैसे बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। इसी तरह अगर हम देखें कोई और कंट्री है उसकी इकोनॉमी अगर हम देखें तो वो ट्रबल में है, या पॉलिटिकल कंडीशंस इस तरह नहीं है कि वो अपना बिजनेस कर सके प्रॉपर्ली, तो वो ट्रबल में फंस जाता है। तो लास्टली उन्होंने बता दिया कोई भी सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक फैक्टर्स। सिस्टमेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे पॉलिटिकल कंडीशंस होगी, इकोनॉमिकल होगी, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हो गए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अनसिस्टमेटिक की अगर बात करें तो वो फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारी नाअहली या फिर हम कह सकते हैं कि अनएक्सपीरियंस होने की वजह से, या वक्त पे किसी जगह अटेंशन की ज़रूरत थी हमने नहीं दी, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, जो हम कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन किए नहीं वक्त पे, तो उस वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको हम अनसिस्टमेटिक कहते हैं। तो कोई भी सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक फैक्टर की वजह से हम किसी फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी में फंस गए तो हम पैसा अपना रिटर्न नहीं कर सकते उस बंदे को या ऑर्गेनाइजेशन को जिससे हमने लोन लिया है। अब जो दूसरी सिचुएशन मैंने बताई थी कि जिस वजह से बैड डेट्स होते हैं, वो है बैड इंटेंशंस ऑफ डेटर, कि इंटेंशंस ही गलत थी उस बंदे की जिसने आपसे कर्ज़ा या हमसे कर्ज़ा लिया था, ठीक है। सपोज़ कि वो कोई फ्रॉड कर रहा था हमसे, फ्रॉड करके कोई बहुत ही तेज़ हुआ, हम डॉक्यूमेंटेशन करने के बावजूद भी उसके फ्रॉड को नहीं पकड़ सके और हम लीगली अब उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते, उसकी इंटेंशंस ही गलत थी, तो इसलिए हमें पे बैक नहीं कर रहा वो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि व्हेन डेटर रिफ्यूज़ेस टू पे, अब
रिफ्यूज़ क्यों कर रहा है, ये भी बैड इंटेंशंस की वजह से कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो जाती है। नेक्स्ट ये कि जो डेटर है, ठीक है, जिसने हमसे कर्ज़ा लिया हुआ है, वो किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लाई कर रहा है। जुरिस्डिक्शन एरिया कौन सा होता है, जिसमें हमारा सर रसूख होता है। वो किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, किसी दूसरी कंट्री में चला गया, तो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती। तो अब अगर हम वहाँ पे जाके उसे रिकवर करते हैं तो इतना पैसा नहीं है जितना हमें खर्चा हो जाएगा वो रिकवर करने के लिए। सपोज़ कि अगर वो 1 लाख रुपीज़ हमसे लोन लेके गया हुआ है, तो जुरिस्डिक्शन से आउट है, तो हम बाहर जाएंगे, उससे पैसा रिकवर करेंगे, तो शायद वो 1 लाख रुपये रिकवर करने के लिए हमें 5 लाख रुपए के एक्सपेंस करने पड़ जाएँ। तो उस वक्त भी हम उसको 1 लाख को एज अ एक्सपेंस ट्रीट करके फ़ाइल क्लोज़ कर देंगे, बैड डेट्स को कंसिडर करेंगे। तो ये 2 कॉमन रीज़न्स हैं। इसके अलावा भी रीज़न्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कंट्री, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को हम अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उस वक्त हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो जो बैड डेट्स से पहले जो हमने जिक्र किया था डेट, तो डेट जो हमने किसी को दिया होता है, बेसिकली हमारे जिनको दिया होता है वो हमारे डेटर कहलाते हैं। तो डेटर हमारे ये एक एसेट, करंट एसेट के तौर पर ट्रीट होते हैं। अब करंट एसेट कौन से हैं, फिक्स्ड कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक अपनी अलग वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं, आप वो कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें कोई कन्फ्यूजन है। तो जब ये हमें अनरिकवरेबल हो जाते हैं, अनकलेक्टेबल हो जाते हैं, तो बैड डेट्स बन जाते हैं, तो हम तब हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट अगर मैं सिंपल यहाँ बता दूँ शॉर्टली, क्योंकि इसकी एक अलग वीडियो डिटेल में बनी हुई है, तो हम टॉपिक तक स्टक रहते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में मोस्टली आते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे होते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में जो हम अपने डेबिट साइड पे लिखते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रीट करते हैं और एक्सपेंस मतलब लॉस ट्रीट कर रहे होते हैं। सपोज़ हमारे पास 1 लाख के डेटर्स थे, जो हमारे करंट एसेट्स थे उनमें से 10,000 अनकलेक्टेबल हो चुके हैं, मींस के बैड डेट्स हो चुके हैं। बेसिकली है तो हमारा लॉस, लेकिन अकाउंटिंग में जो ट्रीटमेंट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का करते हैं इनका भी वही करेंगे। जहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लिखते हैं वहीं पे हम अपने बैड डेट्स भी लिखेंगे, और वो हमारा एज अ लॉस होता है और हम एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस वहाँ लिख लेते हैं। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट की मैनेजमेंट से मुराद ये है कि हम वो क्या एक्शंस हम डिसाइड करें, कैसे मैनेज करें कि हमारे डेटर्स कोई भी जो हैं वो अनरिकवेबल ना बन जाएं, सारे रिकवर हो जाएं, उनसे सारा पैसा हम रिकवर कर लें। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि गुड एंड स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कंपनीज़ जो लोन देती हैं उनमें एक क्रेडिट डिपार्टमेंट या अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट होता है, या किसी और नाम से ये डिपार्टमेंट मौजूद होता है, जिसका काम ही होता है कि जो लोन दिया है उसको रिकवर करना। तो हमारी एक पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम वक्त पे पैसा रिकवर कर सकें। अच्छी पॉलिसी हमारी होगी तो हम रिकवर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि जब इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूँ अगर इसी टर्म को, कि जब आप लोन दें, जब कंपनीज़ लोन देती हैं, तो उस वक्त उन कंपनीज़, ज़ाहिर कंपनी ले रही है ना, तो वो कंपनी कितनी जल्दी लोन पे बैक करती है, कि कितने डेटर्स को उसने लोन पे बैक किया जिस चीज़ से आज तक उसने कर्जा लिया है। तो जो एजेंसीज़ होती हैं, क्रेडिट एजेंसीज़, वो बेसिकली उनको रेट कर रही होती हैं, सपोज 4 स्टार, 3 स्टार, या फिर 9 आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो पे बैक है, लोन पे बैक रेट कितना है, कि वो कितनी जल्दी पे बैक कर रही है और कितना कर रही है, 100% आज तक उसने किया या नहीं किया। तो उस रेटिंग से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको लोन देना है या नहीं देना। उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम फॉर रिकवरी, मींस के पेनल्टीज़, लीगल एक्शंस, ठीक है, डेटर्स के अगेंस्ट। कौन से डेटर्स जो वक्त अपना पैसा नहीं दे रहे। सपोज़ अगर 10 साल के लिए हमने लोन दिया है तो एनुअली हम उनसे इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमसे सपोज़ के 1 लाख रुपये उन्होंने लिया है तो 10,000 वो दे रहे हैं हर साल के बाद। तो अगर वो लेट होते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट वक्त पे नहीं करते, तो हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, उन पर पेनल्टीज़ डाल सकते हैं कि अगर वो लेट हो रहे हैं 10,000 की जगह 11,000 अब देना पड़ेगा, अब 12,000 देना पड़ेगा, पेनल्टी बढ़ जाती है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं टाइम से पैसा रिकवर करने में। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ बताएगी कि एजेंसीज़ फॉर रिकवरी। पहले जो एजेंसीज़ थी वो रेटिंग करती हैं, ये दूसरे जो हैं ये एजेंसी, इनका काम यही होता है कि जिसका पैसा फंसा होता है वो पैसा निकलवा के देती हैं उस कंपनी से या उस बंदे से, लेकिन उसके चार्जेस लेती हैं, ठीक है, उसके चार्जेस लेती हैं इस काम के, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जो लास्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ बैड डेट्स में, वो है क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आप जब लोन देते हैं तो इसकी भी इंश्योरेंस करा दें, और अगर आपका लोन रिकवर नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती है वो आपका लॉस कुछ हद तक वो
रिकवर कर देंगी। मींस कि अगर आपने 1 लाख रुपए कर्जा दिया और वो अनरिकवरेबल बन चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी का पहले से एग्रीमेंट होता है कि हम आपका जितना लॉस होगा उसका 80% या 70% हम पे करेंगे। तो एटलीस्ट हमारा अगर 1 लाख हमने लोन दिया है तो 70,000 हम उसे या 80,000 जितनी भी हमारी परसेंटेज तय होगी इंश्योरेंस कंपनी से, वो हम उसे रिकवर कर लेंगे। ये बेसिकली इंश्योरेंस होती कब है, जब रिस्क हो के वाकई हमारा रिकवर नहीं होगा। तो क्योंकि इसके भी हमें प्रीमियम पे करने पड़ जाते हैं, तो वो कॉस्ट भी हमें माइंड में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ बैड डेट्स। कि बैड डेट्स के इफेक्ट क्या होते हैं हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो अगर हम इसको देखें तो जो बैड डेट्स को हम ट्रीट कैसे कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी जाके इफेक्ट करेगा। अगर कंपनी के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट हूँ या डायरेक्ट हूँ, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएगा। सपोज़ कि हमारे पहले बैड डेट्स नहीं थे और हमारा प्रॉफिट था 10 लाख, अब हमारे बैड डेट्स बढ़ गए और या क्रिएट हो गए 1 लाख से, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और अपनी स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें, जो इनकम स्टेटमेंट है हमारी, उसमें हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ लिख देंगे। तो अगर प्रॉफिट पहले 10 लाख था और अब 1 लाख हम एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा कम होकर 9 लाख रह जाएगा। इट मीन्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। तो इट मीन्स इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होता है और इसका कंपनी के कैश फ्लोज पे, कौन से कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। कैसे? अगर हमारे पहले सपोज करता हूँ कि हमारे 1 लाख हमारे डेटर्स थे, अब उसमें से 50,000 अनरिकवेबल हो चुके हैं। तो पहले हमें 50 लाख रुपए कैश इनफ्लो आना था ना, अब 50,000 बैड डेट्स हो गए तो ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। अब हमारे पास कैश इनफ्लो कितना बढ़ेगा, 50,000 बढ़ेगा। इट मीन्स 50,000 से हमारा कैश इनफ्लो कम हुआ है। तो ये किस वजह से हुआ है, ये बैड डेट्स की वजह से हुआ है। तो अपने कैश इनफ्लोज को कम होने से बचाने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को कम होने से बचाने के लिए हमारी मैनेजमेंट बैड डेट्स की अच्छी होनी चाहिए, हमारी इफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा क्रेडिट डिपार्टमेंट या अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क करना चाहिए।